ब्रेक। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू शिज़ोफ्रेनिया के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने शिज़ोफ्रेनिया की हिस्सा था। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो द टर्म शिज़ोफ्रेनिया जो है इट वाज कॉइन्ड बाय यूगन ब्यूलर, जिसकी हिस्ट्री वाले वीडियो में हमने बात की थी। ठीक है, यूगन ब्यूलर ने ये फर्स्ट टाइम जो है ये टर्म दिया था 1908 में। और ये जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब दो अल्फाज से बना हुआ है। स्कीजो, स्कीजो का मतलब होता है स्प्लिट, यानी कि दो में डिवाइड करना या एक चीज़ को तकसीम करना। ठीक है, और फ्रेन का मतलब होता है माइंड। तो आप शिज़ोफ्रेनिया वर्ड जो है इससे मतलब आप ये ले सकते हो कि स्प्लिट ऑफ माइंड या स्प्लिट ऑफ पर्सनैलिटी, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट स्प्लिट ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज़ सम अदर डिजीज़। ठीक है, यानी अगर आप इसके उस पे जाएंगे, मतलब पे जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्प्लिट ऑफ पर्सनालिटी या स्प्लिट ऑफ माइंड में ऐसा होगा कि बंदा दो तरह की पर्सनालिटी लेके चलेगा, लेकिन असल में शिज़ोफ्रेनिया में ऐसा होता नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसकी पर्सनालिटी बाकी लोगों से डिफरेंट हो जाती है, वो एक खामोश तबीयत इंसान हो जाता है, अकेले रहता है और बाकी लोगों से डिफरेंट होता है, लेकिन उसके अंदर दो पर्सनालिटीज़ नहीं होती। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होगा। Okay, it refers to a group of mental illness characterized by specific psychological symptoms that affect the mood. अच्छा, अब ये शिज़ोफ्रेनिया जो है ये एक मेंटल इलनेस है जिसमें आपके पास एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, जिसमें क्या क्या होता है कि मूड बंदे का इफेक्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या मूड के ऊपर उसके बहुत सारे इफेक्ट हो रहे होते हैं। रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, उसके इमोशंस ख़राब हो रहे होते हैं। जिस तरह हम एक खुशी को मतलब जैसे हम खुश है तो उसके अपने इमोशंस है, हम परेशान है तो अपने इमोशंस होते हैं, उसके ये इमोशंस नहीं होते, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसको फ्लैट इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके थॉट्स, सोच सारी, मतलब सब कुछ खराब हो जाता है, वो कोई चीज़ सोच नहीं सकती या सकता। ठीक है, और अगर सोच सकता भी है तो उसके जो थिंकिंग है वो एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होती, वो कि इधर उधर की चीज़ों को सोच रहा होगा जिसका उस मेन टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। परसेप्शंस, मूवमेंट, थॉट प्रोसेस एंड टोटल पर्सनालिटी इंटीग्रिटी, उसके कोई भी चीज़ समझने का अंदाज, उसके मूवमेंट, उसके थॉट प्रोसेसेस, उसकी पर्सनालिटी, सारी की सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं इन स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, सो ये टर्म, इसके हवाले से आपने ये चीज़ें याद रखनी है, किसने दिया था, कब दिया था, इसका मतलब क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक दो एमसीक्यूज तो आई होप के बनेंगे। अब अगर हम इसके इंसिडेंट्स की बात करें तो ये ज़्यादातर मतलब शिज़ोफ्रेनिया ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास नस्ल में, किसी ख़ास तबके में या किसी ख़ास कल्चर में ज़्यादा हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये हर बंदे को, मेल हो, फीमेल हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, ठीक है, जो भी हो, हर बंदे को एक तरह का हो सकता है, यानी किसी में भी ज़्यादा और कम होने के चांसेस नहीं होते। इट इज़ इक्वल फॉर ऑल। ठीक है, it affects 1.1% of the population above age 15 to 25, यानी कि जब बंदा 15 टू 25 एज तक पहुंचता है तो वो ज़्यादा वनरेबल होता है या ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है फ्रॉम शिज़ोफ्रेनिया। और दुनिया का तकरीबन 1.1% आबादी जो है इस चीज़ में मुब्तला है, जो कि तकरीबन 51 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड बनते हैं। अभी तो ज़्यादा होंगे, ये पीपीटी मुझे लग रहा है पुरानी है, लेकिन अभी ज़्यादा होंगे। अभी आप देखें तो दुनिया की आबादी कितनी, अबाउट 8.2 बिलियन है। ठीक है, तो आप उसका 1.1% निकाले, कितना बनेगा। खैर, न्यू एडमिशन 15%, सेक्स रेशो मतलब ये कि मेल फीमेल में 1:1 है। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हैं। इफेक्ट लेट टीन्स और अर्ली 20s, यानी कि 15 से 20 साल के बच्चे ये ज़्यादातर मुतासर कर सकते हैं। ठीक है, एंड वोमेन मेड 20 to 30। ठीक है, और फीमेल में ये 20 से 30 साल में ज़्यादा कॉमन होता है। एक्चुअली जब 30 साल के करीब हो जा रहे होते हैं ना, 25 से 30, इस उम्र में ज़्यादा कॉमन होता है। मेल में जो है वो 15 से 20 कह सकते हैं आप। अच्छा, अब इसकी अगर हम एटोलॉजी या कॉजेज़ की बात करें तो इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। प्रीसाइज कॉज इज अननोन, यानी कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट रीज़न है ना वो अननोन है, वो पता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। अब वो क्या है, इट इज़ जेनेटिकल हो सकता है। मल्टीपल जीन्स, क्रोमोसोम 13 एंड 6 आर इन्वॉल्व इन प्रेडिस्पोजिशन, जैसे हमारे जीन्स के ऊपर हर चीज़ की एक मैप है और हर चीज़ का एक प्रेडिस्पोजिशन मौजूद है ना, मतलब एक नक्शा है।
तो इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 13 एंड क्रोमोसोम नंबर 6 में कहा जाता है या बिलीव किया जाता है कि उसके ऊपर शिजोफ्रेनिया के कोई ना कोई जीन्स और उसके प्रीडिस्पोजिशंस मौजूद है। तो अगर किसी के बॉडी में किसी के जीन्स में वो चीज़ है तो उनको होगा, शिजोफ्रेनिया होगा। ठीक है। इसके अलावा ट्विन स्टडीज जैसे कि मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक है। मोनोजाइगोटिक में आपको आपने पढ़ा होगा एक एक से दोनों बनते हैं, दो ट्विन्स होते हैं। और डाइजाइगोटिक दो अलग अलग ट्विन्स, दो अलग अलग एक से बनते हैं, जिसको फ्रेटर्नल ट्विन्स भी कहते हैं। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे को शिजोफ्रेनिया है तो दूसरे को भी होने के चांसेस इक्वल होते हैं, किसमें? मोनोजाइगोटेड में, या फिर हम उसको आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। लेकिन अगर दोनों डाइजाइगोटिक है या फ्रेटर्नल है तो फिर उसमें चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका डीएनए, उनके एग्स एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वहाँ पे चांसेस कम है। बट देयर आर मोर चांसेस इन आइडेंटिकल एंड मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा फैमिली एंड एडॉप्शन स्टडीज आप कह सकते हो कि कुछ लोग जो है वो फैमिली वाइज उनका हो रहा होता है, जिसको आप जेनेटिक्स कह सकते हो। डोपामिन एंड सेरोटोनिन आर लीडिंग न्यूरोकेमिक फैक्टर अफेक्टिंग शिजोफ्रेनिया। दो चीज़ें जो केमिकल वाइज हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। ठीक है। ये दोनों चीज़ें अगर एक्सेसिव हो जाए, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, लास्ट वीडियो में उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें थोड़ी बहुत हमने शिजोफ्रेनिया के बारे में बात की थी, कि मैंने कहा था कि शिजोफ्रेनिया में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। तो मुझे एक बंदे ने कमेंट किया कि बढ़ता नहीं, ये कम होता है। एक्चुअली ये बढ़ता है। ठीक है। तो एक्सेसिव डोपामिन एक्टिविटी इज लिंक टू हेलुसिनेशन, एजिटेशन एंड डिल्यूजन। जब आपका डोपामाइन लेवल बढ़ता है बॉडी में तो ये इसकी वजह से हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और एजिटेशन, घबराहट वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, और उसकी वजह से बंदा शिजोफ्रेनिया में जाता है। तो द मेन कॉज इज, अगर हम केमिकल वाइज बात करें, तो डोपामिन एंड सेरोटोनिन का एक्सेसिव लेवल, इट कैन आल्सो लीड टू शिजोफ्रेनिया। ठीक है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि प्री नेटल एक्सपोजर टू इन्फ्लुएंजा ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपको पता है डिफरेंट मसले, डिफरेंट बीमारियां होती हैं, या फीमेल जो है अपना ख्याल नहीं करती, तो उसकी वजह से बच्चों को डिफरेंट मसले हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर उनको इन्फ्लुएंजा, वायरल इन्फेक्शन, ऐसी चीज़ें हो तो वो बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, या बर्थ ट्रॉमा हो जाए, अक्सर पैदाइश के दौरान मसले होते हैं, हेड इंजरी हो जाए एडल्टहुड में, या कोई अल्कोहल ले रहा हो, या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए, जिसको हम स्ट्रोक वगैरह कहते हैं, तो ये सारी चीज़ अगर हो तो उसकी वजह से भी शिजोफ्रेनिया हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या हो सकता है? पुअर चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड डिसफंक्शन फैमिली सिस्टम। फैमिली का सिस्टम सही नहीं है भाई, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप सही नहीं है, एक दूसरे से मिलते नहीं, बात सही से नहीं करते, मार धाड़ और ये गाली गलौज की लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं। सो इट कैन लीड टू शिजोफ्रेनिया। इसके अलावा सोशो कल्चरल, यानी आपका इनकम कम है, इकोनॉमिक क्लास, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कंजस्टेड हाउसिंग एकोमोडेशन, आप बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जॉब सही नहीं है, न्यूट्रिशन सही नहीं है, प्री नेटल प्रेगनेंसी में केयर नहीं किया गया, या बहुत ही एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं, सो इट कैन लीड टू शिजोफ्रेनिया। अच्छा जी। अब यहाँ पे आपको कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताए गए हैं कि मतलब एक शिजोफ्रेनिया जब किसी को होता है तो उसको क्या क्या, किन किन स्टेजेस से वो गुजरता है, या उनको क्या क्या मसले होते हैं। तो इसके आपको नॉर्मली 3 स्टेजेस या 3 फेजेस बताए गए हैं। वी शुड नो अबाउट दैट। Pre-morbid behavior is often a predictor of the in the pattern of development of schizophrenia। यानी प्री मॉर्बिड जो पहले के 2 फेजेस आपको बताए गए हैं, ये आपको शिजोफ्रेनिया डेवलप होने से पहले वो चीज़ें बता रहे होते हैं, जैसे बारिश से पहले बादल और गरज बरस, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह आपको शिजोफ्रेनिया से पहले भी 2 फेजेस बताए जाते हैं। द फर्स्ट फेज इज द शीजॉइड पर्सनालिटी। शीजॉइड पर्सनालिटी हमने पढ़ा था पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लें। शीजॉइड पर्सनालिटी में जो है वो, ये बिल्कुल अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। ठीक है। जब बंदा शिजोफ्रेनिया में जा रहा होता है, अब इसमें क्या है, द इंडिविजुअल इज इन इंडिफरेंट टू सोशल रिलेशनशिप एंड हैविंग अ वेरी लिमिटेड रेंज ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। मतलब उसके कोई इमोशंस नहीं होते, अगर होते भी है तो बहुत कम। ठीक है। बहुत कम लिमिटेड रेंज में हो जाते हैं।
एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन आपको बंदे के फेस से उसकी परेशानी, उसकी खुशी का पता चलता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें बहुत कम होती है। डू नॉट एंजॉय क्लोज रिलेशनशिप एंड प्रेफर टू बी लोनर्स, अपीयर कोल्ड इन अलूफ। ठीक है, यानी कि वो जो है अकेले रहना पसंद करते हैं, उसके इमोशंस लिमिटेड होते हैं, वो क्लोज रिलेशनशिप नहीं बनाता और बिल्कुल ऐसे ठंडा सा इंसान दिखता है। ठंडा सा मतलब ये कि बिल्कुल अलग थलग सा, जिसका लोगों के साथ कोई बातचीत वगैरह नहीं होती। आसान अल्फाज में आपकी क्लास में एक ना एक बंदा ऐसा होगा, बच्चा अक्सर ऐसा होता है जो बिल्कुल खामोश रहता है, बात नहीं करता, कभी आपने उसको स्माइल करते हुए नहीं देखा होगा, तो आप उसको जहन में लाएं। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो है ये वार्निंग साइन होते हैं। फिर आते हैं फेज टू पे। फेज टू को कहते हैं प्रोड्रोमल फेज, जिसमें सोशल विड्रॉल, इम्पेयरमेंट इन रोल फंक्शनिंग बिहेवियर, नेग्लेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, ब्लंटेड और इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट, डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन, bizarre ideas, unusual perceptual experience, lack of initiative और energy। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है, बताई गई है, आपको इसका मीनिंग बताना है ना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। खैर, मीनिंग तो आप खुद भी देख सकते हैं। ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं, प्री रोमल जो होते हैं ना, ये मतलब वो शिज़ोइड्स के बाद जो आता है। तो ये दूसरा स्टेज है जिसमें वो सोशल विड्रॉ करेगा, यानी लोगों के साथ मिलना जुलना छोड़ देगा। ठीक है, डिक्लाइन इन सेल्फ केयर कह सकते हो आप, कि वो अपना ख्याल नहीं रखता, अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखता, गंदा रहता है, गंदे कपड़े पहनता है। ठीक है, और उसको ऐसे अजीब अजीब से आइडियाज़, अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। इसके अलावा उनके इमोशन जो है वो नहीं होते, इमोशन फ्लैट हो जाते हैं बिल्कुल। कभी ना वो न कभी खुश होता है ना परेशान होता है, मतलब अगर किसी ऐसी सिचुएशन में है भी तो उस तरह के उसको फीलिंग्स आती नहीं। कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं। ठीक है, बिजार आइडियाज, वही स्ट्रेंज आइडिया जो मैंने आपको बता दिया। परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, लेक ऑफ इनिशिएटिव, कोई काम वो शुरू नहीं कर पाता या उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कोई काम शुरू कर सके। ठीक है, फिर आते हैं फेज थ्री पे। फेज थ्री को आप फुल शिजोफ्रेनिया कह सकते हो, और इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स आने लगते हैं। मतलब इसमें भी आप देख सकते हैं कि शिजोफ्रेनिया, जो फुल शिजोफ्रेनिया है, इसको फिर हम तीन क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कॉग्निटिव। ठीक है, फुल शिजोफ्रेनिया के साइन सिम्टम भी हम तीन हिस्सों में पढ़ते हैं। पॉजिटिव सिम्टम जो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, कि उसमें कोई चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो रही होंगी। पहले नॉर्मल बंदा कुछ करता नहीं है, यानी जो बंदा नॉर्मल होता है, लेकिन जो शिजोफ्रेनिया में होगा और उसको पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे तो कुछ चीज़ें ऐड हो रही होंगी। ठीक है, जैसे कि, और ये ज़्यादातर टेम्पोरल एबनॉर्मेलिटी, टेम्पोरल लोब जो होता है ना, उसमें अक्सर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं तो पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव सिम्टम होते हैं, जैसे फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड वेंट्रिकुलर एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से नेगेटिव सिम्टम का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव सिम्टम में आपको डिविएंट सिम्टम, दीज आर सिम्टम दैट आर प्रेजेंट बट शुड बी एब्सेंट। ठीक है, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसे ऐड हो जाती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे एम्बीवेलेंस है। एम्बीवेलेंस में आप क्या कह सकते हो कि वो जो पहले मैंने आपको बताया कि वो ना डिसाइड नहीं कर पाता कि करना क्या है। एक ही टाइम पे जो है वो डिफरेंट इमोशंस को लेके चल रहा होता है और उसके साथ डिफरेंट मसले होते हैं। यानी कि जो पहले मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि एक ही टाइम पे किसी को प्यार करना और किसी को नफरत करना एक ही टाइम पे, तो इट इज एम्बीवेलेंस। ठीक है, एसोसिएट लूज, तो कि वो अ, मतलब उनके बातों का जो एसोसिएशन है, जो लिंक है, वो बहुत लूज होता है, वो उनकी बातें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही होती। ठीक है, डिल्यूजन्स होते हैं। इकोप्रेक्सिया हो रहा होता है। इकोप्रेक्सिया आपको पता है, वो आपके जो मतलब कॉपी कर रहा होता है। अगर आप हाथ हिला रहे हो तो वो भी हाथ हिलाएगा, अगर आप चल रहे हो तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो वो कॉपी, इकोप्रेक्सिया आपके एक्शंस कॉपी कर रहा होता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, आपको पता है कि उनके जो आइडियाज है वो एक जगह पे होती नहीं, इधर उधर भाग रहा होता है, एक टॉपिक के वो ऊपर वो बात नहीं करता। हेलुसिनेशंस पता है। आइडियाज ऑफ रेफरेंस भी आपको पता है कि कोई भी काम हो रहा होता है वो अपने साथ उनको लिंक करता है। फलाना बंदा बात कर रहा है तो वो मेरे बारे में कर रहा है, गाना चल रहा है मेरे लिए चल रहा है। ठीक है, कहीं से कोई न्यूज़ सुन रहा है तो वो मेरे बारे में न्यूज़ आ रही है, तो ये आइडियाज ऑफ रेफरेंस। एंड
परजर्वेशन यानी कि एक ही चीज पे जो है वो एक ही थॉट, एक ही सोच, एक ही वर्ड या किसी भी एक्शन के ऊपर वो जाम हो जाता है, स्टक हो जाता है। जैसे एक ही चीज को वो बार बार ऐसे टक 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 ऐसे करेगा, ठीक है। या फिर वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करेगा। जैसे अगर कोई कहे कि द स्काई इज ब्लू, तो अगर आप उससे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, वो कहें द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। इसको कहते हैं परसिर्वेशन, यानी रिपीटिंग, एक चीज पे अटक जाना, स्टक हो जाना, ठीक है। तो ये होती है उनके साथ। इसी तरह कुछ नेगेटिव सिम्टम होते हैं। नेगेटिव सिम्टम में जो है वो जैसे कि लॉजिक है, टेंडेंसी टू स्पीक वेरी लिटिल, यानी कि बहुत कम बोलना या नहीं बोलना। पॉवर्टी ऑफ कंटेंट, उनके पास अल्फाज नहीं होते बोलने को ना। अल्फाज मतलब कुछ तो हम वो खुशी में कहते हैं ना, अल्फाज नहीं है यार, ठीक है। ये मतलब ये कि उनके पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं, ठीक है। एनहेडोनिया यानी कि लेक ऑफ प्लेजर, या किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना, ठीक है। एपैथी, एपैथी वही बात, लेक ऑफ इंटरेस्ट इन पीपल थिंग्स एंड एक्टिविटी, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। ब्लंटेड इफेक्ट, वही बात कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते ही नहीं है। इमोबाइल एंड इनएक्सप्रेसिव, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होते। फ्लैट इफेक्ट भी वही बात। कैटिटोनिया, कैटिटोनिया का मतलब ये कि इंड्यूस्ड मोबिलिटी, साइकोलॉजिकल इंड्यूस्ड मोबिलिटी, वो ऐसे या तो मूव नहीं कर रहा होगा, या अगर कर रहा होगा तो अ, बिल्कुल ही अजीब तरह के। लेकिन कैटेटोनिया का मतलब इमोबिलिटी होता है कि वो दिमागी तौर पर इतना सप्रेस हो चुका होता है कि वो एक ही जगह बैठा रहता है, ठीक है। लेक ऑफ वॉल्यूशंस, यानी कि कोई ख्वाहिश, कोई एम्बिशन, कोई कोई काम करने का फोर्स नहीं होता उसमें, ठीक है। तो इट इज ऑल नेगेटिव सिम्टम्स। अच्छा, नेगेटिव सिम्टम में लैक ऑफ इमोशन, लो एनर्जी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, यू कैन सी दैट, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कॉग्निटिव सिम्टम जो बताए गए हैं, कॉग्निटिव सिम्टम में हमने बात की थी कि एबनॉर्मल थिंकिंग, आपके सोचने का अंदाज ख़राब हो रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी सही नहीं है, ठीक है। आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हो रहा है, तो मतलब आप जहनी तौर पर ऐसे हो रहे हो ना, क्योंकि ये काम आप अपने दिमाग से करते हो, तो इसको हम कॉग्निटिव सिम्टम कहते हैं। थॉट डिसऑर्डर में वही बात कि आप कंफ्यूज्ड है, आपकी स्पीच सही नहीं है, आपके बातें एक दूसरे से नहीं जुड़ रही, वर्ड सैलड और वंडरिंग जिसको कहते हैं, यानी आप अल्फाज मिक्स कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे होना भी नहीं चाहिए। वंडरिंग भी कहते हैं, यानी इधर उधर घूमना। इधर उधर घूमना मतलब ये कि आपके आपकी बातें नहीं लिंक हो रही ना, तो आप इधर उधर ओल फोल बोल रहे हो। बेजार बिहेवियर, बेजार बिहेवियर यानी कि आप बच्चों की जैसी हरकतें करते हो, चाइल्ड लाइक सिलीनेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसना, घबराना, अजीब अजीब तरह के कपड़े पहनना, अपीयरेंस आपका अजीब तरह का है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखना, तो ये कॉग्निटिव सिम्टम्स में आता है। ओके, moving to the types of schizophrenia, and we will discuss this in our next part. And that's all for today. Thank you for watching. Take care and see you in the next part.